गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आज करेंगे कैपेसिटर के बाकी के जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स जो हमने पिछले बार फर्स्ट वीडियो में हमने किया था 2010 से 2014 तक के सारे प्रॉब्लम्स। आज के वीडियो में करने वाले हैं 2014 से 2024 तक के सारे प्रॉब्लम्स। 2014 में जो ये क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कैपेसिटर से ही, वो ये क्वेश्चन है। तो पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है। हमें रूल पता है, हमें नियम पता है, हमें पेन कॉपी पेन निकाल लेना है, खुद क्वेश्चन देखते ही खुद से पहले ट्राई करना है, खुद से अगर ना बने तो सोल्यूशन में जाना है और फिर चेक करना है कौन सा पार्ट नहीं बना। एडवांस के प्रॉब्लम्स बहुत इजी नहीं होते हैं, बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। तो एक बार में समझ तो आ जाएगा, पर दूसरी बार याद रहे इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे लिखो सच दैट उसको बार बार पढ़ने जाया जा सके। तो अगर गलती होता है, नहीं बनता है, नहीं अगर आंसर आता है, तो फिर नोट्स बनाएंगे उसका, उस आंसर का, और उसको बार बार बाद में रिविजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2014 में पहला सवाल पूछा गया था। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन its प्लेट्स दैट इज कवर्ड बाय 1/3 ऑफ द एरिया। दो कैपेसिटर के बीच में 1/3 एरिया में ही सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट इज जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सी। तो यहाँ पे जो 1/3 एरिया है उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और जो 2/3 एरिया है, 1/3 एरिया में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो जो बाकी एरिया बचा वो कितना बचा, वो 2/3 एरिया बचा। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द टोटल सर्किट इज गिवन टू अस एज सी। टोटल इन दोनों को मिला करके जो कैपेसिटेंस है वो कितना दिया हुआ है, सी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे पहचाने कि इस प्लेट पे जो इस इन इन दोनों प्लेट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इस पार्ट ऑफ प्लेट के भी अक्रॉस होगा और इस पार्ट ऑफ प्लेट के भी अक्रॉस होगा। तो इस जो a/3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, वही 2a/3 के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल है। तो ये जो दो पार्ट है, जहाँ पे एक में डाइलेक्ट्रिक है और दूसरे में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये दोनों पार्ट जो दो कैपेसिटर बना रहे हैं, जो दो कैपेसिटर की तरह दिख रहे हैं, ये दोनों ही कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, द प्लेट एरिया कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक गेट्स चार्ज Q1। तो जो डायलेक्ट जब इस प्लेट को चार्ज किया गया, जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है, उसमें चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, Q1 इंड्यूस हुआ। और जो 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 पार्ट जिसमें एयर है, जो कैपेसिटर का पार्ट जिसमें क्या है, जिसमें एयर है, उसमें कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, Q2 चार्ज इंड्यूस हुआ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज E1, दैट इन द अदर पोर्शन इज E2। तो डाइलेक्ट्रिक वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, E1 हुआ, और जिसमें एयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हुआ, E2 जनरेट हुआ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस और ऑप्शंस इग्नोरिंग द एज इफेक्ट्स। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि कैपेसिटेंस का ही रिलेशन सबसे पहले निकाला जाए। तो कैपेसिटेंस का सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। कैपेसिटेंस अभी अभी मैंने क्या बताया कि दोनों पैरेलल में है। दोनों कैसे कैसे है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर अगर चार्ज Q1 कैपेसिटेंस, हाँ यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो और इस डाइलेक्ट्रिक अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और अगर एरिया a/3 है, तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस है वो मान लेता हूं मैं C1। वैसे ही नीचे वाले में जब एरिया 2a/3 था, तो जो बाकी वाला पार्ट है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, जो कि इसका एरिया 2a/3 है, उसमें तो एयर है। तो ये वाले पार्ट के कैपेसिटेंस को मान लेता हूँ C2। और क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि ये दोनों कैसे सेम सेम पोटेंशियल में है, तो ये दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में है। और क्वेश्चन में एक बात दिया हुआ है दैट द टोटल कैपेसिटेंस इज C, है कि नहीं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, अगर दो पैरेलल में हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो C1 प्लस C2 लिख दूंगा। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C लिख करके अब सॉल्व करेंगे। C1 विल बी के एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है। तो ए की जगह ये C1 कौन सा पार्ट है, जो कैपेसिटेंस में जिस पार्ट ऑफ कैपेसिट जो कैपेसिटेंस के पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये C1 वो वाला पार्ट है। तो यहाँ पे a/3 लिखेंगे और k दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस पार्ट का। और C2 निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, f0 a/d, और एरिया की जगह 2a/3 लिखना होगा, है कि नहीं, सही बात है।
तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है वो दोनों का एडिशन होगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d प्लस एप्सिलॉन नॉट 2a बाई 3d। ठीक है, दिस गिव्स मी k प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d। ठीक है, सी क्या आया, सी आया कि एप्सिलॉन नॉट a 3/3d इंटू k प्लस 2। ठीक है, तो थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, है कि नहीं? इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अपने को क्या करना है, ऑप्शन में दिया हुआ था दैट सी को C1 से कंपेयर किया जाए। सी को किससे कंपेयर किया जाए, C1 से कंपेयर किया जाए। सी को C1 से कंपेयर करने के लिए हमारे पास C1 का भी इंफॉर्मेशन है, हमने सी भी निकाल लिया C1 प्लस C2 करके, है कि नहीं? निकाल लिया, बिल्कुल सही बात है सर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ था, C/C1 निकालना है, तो C/C1 ही करूंगा। C/C1 करते हैं, C/C1 इज इक्वल टू C/C1 विल बी, C क्या आया, एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d इंटू k प्लस 2, और C1 क्या है, C1 क्या है, C1 है k एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d, है कि नहीं? तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और C/C1 k/2 k प्लस 2 बाई के आएगा। C/C1 क्या आएगा, k प्लस 2 बाई के आएगा। तो k प्लस 2 बाई के दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, चेक कर लिया जाए। बिल्कुल सही है, k 2 प्लस के या फिर बाई के इज C/C1, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमने क्या किया, डी ऑप्शन निकालने के लिए दोनों कैपेसिटेंस को जज किया कि क्या वो पैरेलल में है, क्या वो सीरीज में है, दोनों का पोटेंशियल सेम था, तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होगा। दोनों पैरेलल में है तो दोनों के कैपेसिटेंस को मैं ऐड कर सकता हूँ टू कैलकुलेट दी सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट से C1 को कंपेयर करना था और निकाले k प्लस 2 बाई के, दैट इज ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चार्ज पर आते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट चार्ज पर आते हैं। तो चार्ज पे अगर ध्यान दें तो डाइलेक्ट्रिक वाला चार्ज कैसा दिखेगा और जहां पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे कैसा होगा। अब एक बात फिर से जो ध्यान देने वाली है कि दोनों में पोटेंशियल सेम है, तो Q1 लिख सकता हूं मैं C1 इंटू वी, और Q2 जो कि चार्ज उस कैपेसिटर का उस पार्ट कैपेसिटर के उस पार्ट का चार्ज है जहां पे एयर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ C2 इंटू वी। ठीक है, C1 हमने क्या कैलकुलेट किया, C1 हमने के एफ नॉट ए बाई 3d कैलकुलेट किया, है कि नहीं? और C2 हमने क्या कैलकुलेट किया, एफ नॉट 2a बाई 3d। C1 और C2 का वैल्यू Q1 और Q2 में पुट करेंगे, और जैसा ऑप्शन कहता है Q1 बाई Q2 का रिलेशन बताओ, तो Q1 बाई Q2 कर देंगे। करके देखते हैं क्या होता है। तो दिस विल बी नथिंग बट C1 क्या आया था, के एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d, है कि नहीं? और C2 क्या आया था, के एप्सिलॉन नॉट 2a बाई 3d, और क्योंकि C2 में जो डाइलेक्ट्रिक है वो एयर है, तो K1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। K1 लिख दिए, K को मैंने रिमूव कर दिया। Q1 बाई Q2 इंटू V भी तो करना है, इंटू V। Q1 बाई Q2 विल बी K एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D बाई K फिर से लिख दिया 3D इंटू एप्सिलॉन नॉट 2A बाई 3D, ठीक है, इंटू V, V कैंसिल किए, A के ए एफ कैंसिल किए, डी कैंसिल किए, 3 कैंसिल किए, लास्टली वी आर लेफ्ट विथ k बाई 2। तो Q1 बाई Q2 अगर k बाई 2 लिखा हुआ था, अगर k बाई 2 लिखा था तो बिल्कुल सही है, 3 बाई के नहीं। सी ऑप्शन इज रॉन्ग, अगर Q1 बाई Q2 2 बाई k लिखा होता तो सही होता। Q1 और Q सॉरी k बाई 2, 2 बाई k नहीं, k बाई 2। Q1 बाई Q2 का हमने क्या रिलेशन फॉर्म किया, k बाई 2, सही बात है। नेक्स्ट रिलेशन फॉर्म करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन जो फॉर्म करना है वो E1 बाई E2 होगा। अब
तो अब क्या करूंगा, E1 और E2 निकालने की कोशिश करेंगे अपन। E1 और E2 का रिलेशन निकालने के लिए जो अ, जो रिलेशन यूज करेंगे वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर मैंने E1 की बात करी तो इसका मतलब सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब Q1 बाई A1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर अपन E2 की बात करते हैं तो एप्सिलॉन 2 बाई सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये Q2 A2 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। हमें दोनों के एरिया के डिफरेंस का इंफॉर्मेशन है। जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे एरिया A/3 है, और जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां पे एरिया 2A/3 है। नाउ Q1 इज द चार्ज ऑन दी E1 डाइलेक्ट्रिक, और Q2 E2 डाइलेक्ट्रिक में है। और Q1 और Q2 का भी रिलेशन अपन अभी अभी निकाले, दैट इज K/2। ठीक है, तो ट्राई करते हैं करने का, कैसे क्या करेंगे। E2 इज सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक है वहां पर सिग्मा 1 बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं है तो के सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सिर्फ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक के लिखना जरूरी है। E1 बाई E2 पूछा है क्वेश्चन में, E1 बाई E2 कर देता हूँ, सिग्मा 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल किए, Q1 बाई के A1 बाई Q2 बाई A2। ठीक है, Q1 बाई Q2 इज K बाई 2, Q1 बाई Q2 इज K बाई 2, और K इंटू A1 दैट इज A बाई 3, है ना। डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट कितने एरिया में है, A/3 एरिया में है। और Q2 Q1 बाई Q2 तो K बाई 2 से रिप्लेस कर ही दिए हैं, K इंटू A/3 लिख दिए। और अब A2 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको थोड़ा क्या किया जाए, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। तो अपन थोड़ा क्लियरली करते हैं इसको। और Q1 बाई Q2 की जगह K बाई 2 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, इंटू K इंटू A/3 इंटू 2A/3। दैट इज ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट A2 है, ये वाला पार्ट A1 है, और ये वाला Q1 बाई Q2 है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक। K से K कैंसिल किए, 2 से 2 कैंसिल किए, A से A कैंसिल किए, 3 से 3 कैंसिल किए। सो E1 बाई E2 इज 1। E1 बाई E2 अगर 1 कहीं ऑप्शन में है तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चेक करते हैं, E1 बाई E2 इज 1, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 2014 का ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। इसमें हमने कंसेप्ट क्या सीखा, इसमें हमने कंसेप्ट ये सीखा कि जो जनरल जनरल हमने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक का एडिशन होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज आता है, जो हमने ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है वो ई बाई के समझा है, वो तभी काम करता है जब एरिया सेम हो, जब डी सेम हो, है ना। और सिर्फ इस कैपेसिटेंस में पहले एयर था और अब कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के का डाला गया, तो ई नेट ई बाई के आ सकता था। ठीक है, पर हमारे केस में डाइलेक्ट्रिक सिर्फ उस पार्ट में डाला गया है जो पार्ट एरिया जो A/3 एरिया है, और बाकी 2A/3 एरिया जो अभी भी कैसा है, एयर में ही है। तो यहाँ पे अब कहा नहीं जा सकता दैट E1 विल बी E2 बाई के, ऐसा कहना यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पे हमें बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वाले मेथड से। ठीक है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द यूनिवर्सल मेथड, जो अगर दो प्लेट चार्ज्ड है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो पक्के तौर पे उससे निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या सीखा कि कैसे पहचाने कि दो दो कैपेसिटर कब कब कैसे पोजीशन पे है, कब वो सेम पोटेंशियल पे है, कब वो पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो क्या करना है,
और फिर उसको रिलेट कैसे किए ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2015 का क्वेश्चन। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव प्लेट्स एरिया S, plate separation is a D, has capacitance C1 in the air where two dielectrics of different relative permittivities epsilon 1 is equals to 2, epsilon 2 is equals to 4 are introduced between the two plates as shown in the figure. The capacitance becomes C2. The ratio of C2 by C1. तो C1 वो वाला कैपेसिटेंस है जब इन दोनों प्लेट के बीच में है ना, ये बड़ा सा जो प्लेट दिख रहा है ना, ये जो प्लेट यहाँ पे ऐसे ऐसे दिख रहा है, जब इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं था, इन दोनों के प्लेट के बीच में सिर्फ एयर था, और उसके बाद इसमें डाई इलेक्ट्रिक ऐड किया गया अलग अलग तरीके से, कि इस वाले पार्ट को F02 से भर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इस वाले पार्ट का, F02 है, और बाकी पार्ट को जो डाइलेक्ट्रिक से भरा गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, F01 है। F01 का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। F02 का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 4 दिया है। तो अपने को पूछा है कि जब ऐसा किए तो जो C इक्विवेलेंट नया वाला आएगा अगर वो C2 है, और जब एयर में जब इन दोनों के प्लेट्स के बीच में जब सिर्फ एयर था, तो अगर मान लेते हैं C इक्विवेलेंट C1 था, तो C2 और C1 का रिलेशन बताओ। तो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन जज करेंगे कि कौन से पार्ट को अपने को क्या करना है, पैरेलल में लेना है, और कौन से पार्ट को अपने को सीरीज में लेना है कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले देखा कि ये ऊपर वाले इस हाफ पोर्शन में ये वाला पार्ट F02 है और ये वाला पार्ट F01 है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला डाइलेक्ट्रिक और ये वाला डाइलेक्ट्रिक दोनों कैसे में है, सीरीज में। ठीक है, फिर अपन नीचे गए और नीचे हमने देखा कि दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो सिग्मा 1 ही है। तो यहाँ पे मुझे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मैं ले सकता हूँ। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से दो कैपेसिटेंस मिलता है। दो कैपेसिटेंस कैसे कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। इन दोनों कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट निकालूंगा और नीचे वाले का कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट निकालूंगा इन दोनों का। और अब जब हमने C इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये सेम पोटेंशियल में, तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा और ये जो C आएगा, ये दोनों पैरेलल में होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझे कितना डिवीजन किया हमने। हमने एक डिवीजन यहाँ पर किया है ना, और एक डिवीजन यहाँ पर करके यहाँ से एक प्लेट बनाया, एक डिवीजन यहाँ से करके यहाँ पे एक प्लेट बनाया, और ये जो है तीसरा प्लेट है। तो ये दोनों तो सीरीज में है, कौन सा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सीरीज में है, पर थर्ड पार्ट इन दोनों से पैरेलल, इन दोनों प्लेट के कॉम्बिनेशन से पैरेलल में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं कैसे होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला प्लेट C का कैपेसिटेंस C1 है और ये वाले प्लेट का कैपेसिटेंस C2 है, और ये वाले प्लेट का C3 है, तो C1 हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा, F0 A by D से C1 क्या हो जाएगा, F0 A by D से C1 हो जाएगा Epsilon S by 2। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया S by 2 दिया हुआ है, S by 2 पार्ट है ये एरिया का। और D D D तो ये पूरा लेंथ है, पर हमारा कैपेसिटर जो है बस ये पार्ट पे है, तो ये पार्ट कितना पार्ट है, D by 2 पार्ट है। F0 A by D into Epsilon 2, that is C1। C2 की बात करें तो C2 कैसे निकालेंगे, C2 is equals to Epsilon 1 into Epsilon into S by 2, और ये भी D by 2 है। ठीक है, और C3 कैसे निकालेंगे, C3 will be Epsilon 1 Epsilon into S by 2, और ये D by 2 नहीं है, ये पूरा इस पूरे प्लेट में रीजन में लिया गया है, जो C3 वाला कैपेसिटेंस लिए हैं। तो C3 Epsilon 1 S by 2 into D आया, और C1 Epsilon 2 S by 2 और D by 2 आया, और C2 Epsilon 1 और S by 2 into D by 2 आया, है कि नहीं।
तो C1 C2 सीरीज में है और वो दोनों C2 C3 के साथ पैरेलल में है। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा करके सॉल्व करना है। तो C1 इज ε01 का क्या वैल्यू दिया हुआ था, ε01 का वैल्यू दिया हुआ था 2, तो C और ε02 का वैल्यू दिया हुआ था 4, तो C1 इज 4 इंटू ε0 इंटू S/2 by D by 2, 2 इंटू ε0 S/2 इंटू D by 2 है कि नहीं। दिस इज 2 और 2 ऊपर आएगा S/D, 4 ε0 S/D, यहाँ से 2 कैंसिल किए, ये आएगा 2 ε0 S/D। ठीक है, अगर C1 और C2 सीरीज में है, अगर C1 और C2 सीरीज में है तो इसका C इक्विवेलेंट निकाले तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/2, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, 2 इंटू 4, 2 प्लस 4 इंटू ε0 S/D, 8/10, that is 2 4s are 8, 2 5s are 10, ε0 S/D। now C1 C2 that जो हमारा ऊपर वाला कैपेसिटर था, है कि नहीं, और वो नीचे वाले बड़े वाले कैपेसिटर के साथ जो C3 माने इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है। तो इस पूरे को C3 के साथ जोड़ देंगे। C3 इज ε01, ε01 का वैल्यू पुट करते हैं, ε01 क्या है, ε01 इज 2, तो 2 इंटू ε0 S/2 और D, C2 will be ε0 S/D, C2 will be C3 आ गया, ε0 S/D, C3 आ गया। यहाँ पे एक गलती है लगता है, यहाँ पे एक हमने गलती कर दिया, यहाँ पे 8/10 नहीं, ये होगा 4 2 8, 4 2 6, 8/6, that will be 2 2 4 8, 2 3 6, 4/3। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि C इक्विवेलेंट निकालेंगे ड्यू टू दी टोटल कैपेसिटेंस, और क्योंकि C3 और ये वाला C इक्विवेलेंट जो C1 और C2 की वजह से जो मिला वो दोनों पैरेलल में है, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, है कि नहीं। 4/3 ε0 S/D प्लस ε0 S/D, ठीक है, प्लस ε0 S/D, this will be ε0 S/D into 7/3। now क्या चाहिए हमें, ये C इक्विवेलेंट क्या, किसका कैपेसिटेंस आया, पूरे के पूरे जो हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐड किया, ये वाले पार्ट में ε01 रखा, और बाकी के पार्ट में जब हमने ये वाले पार्ट में हमने ε02 रखा, और बाकी के पार्ट में हमने ε01 रखा, है ना। और जैसे डिस्कस किए वैसे ही यहाँ पे दो प्लेट ऊपर बनाए, दो प्लेट्स ऊपर बने और एक प्लेट नीचे बना, इसका कैपेसिटेंस C3 लिए थे, इसका C1 लिए थे, उसका C2 लिए थे, और इसी का C इक्विवेलेंट किया है कि नहीं। पर ये नहीं चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में C2/C1 चाहिए। दिस इज द C equivalent, that is C2, that is the capacitance after adding dielectric, और C1 क्या है, the capacitance before adding dielectric। तो बिफोर एडिंग डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एयर था, तो ε0 S/D इज C1, टोटल सर्फेस एरिया कितना है, S है, और टोटल डिस्टेंस D है, और ε0 S/D is the capacitance when there is no dielectric between the two plates, है कि नहीं। तो C2/C1 कर देंगे, C2/C1 करेंगे, C2/C1 करेंगे, तो f0s/f0s कट जाएगा और 7/3 विल रिमेन। 7/3 अगर C2/C3 क्या आया, 7/3 आया, 7/3 अगर आंसर है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा C इक्विवेलेंट का सवाल था ये, यहाँ पे हमें डिसाइड करना था कि कौन सा पार्ट सीरीज में है, कौन सा पार्ट कैपेसिटर का पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2016 में पूछा हुआ सवाल। क्या कहता है, इन द सर्किट शोन बिलो द की इज प्रेस्ड एट टाइम t is equal to 0, which of the following statement is all true।
तो सर्किट पे ध्यान दो कि पहला क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है, दूसरा कैपेसिटर और दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बीच में एक वोल्ट मीटर है और साइड में एक एमीटर है, और वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट का वोल्टेज है। तो मल्टीपल कैपेसिटर मल्टीपल रेजिस्टेंस वाला टाइप का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल कैपेसिटर वाले टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। ऑप्शन ए कहता है कि वोल्ट मीटर -5 वोल्ट दिखाएगा अगर की प्रेस किया गया। तो की जब जस्ट प्रेस किया गया, उस टाइम जो टाइम है वो टाइम टी इक्वल टू 0 है। और जब 5 वोल्ट दिखाएगा जब लॉन्ग टाइम हो गया है। तो इसका मतलब जब टी इनफाइनाइट है तो वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, इसमें वोल्ट मीटर में। ठीक है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कैसे करता है। वोल्ट मीटर मेजर कैसे करता है, क्या ये जो वोल्ट मीटर वोल्ट सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये V मान लेते हैं, ये V1 है, ये V2 है, तो क्या ये V1 माइनस V2 करेगा या V2 माइनस V1 करेगा। ये भी हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सा पोटेंशियल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है माइनस जो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल है, दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल, और यही पोटेंशियल वोल्ट मीटर शो करेगा। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड जिस तरफ से अटैच्ड है उस तरफ का पोटेंशियल निकालना है, और नेगेटिव पार्ट जिस तरफ से अटैच्ड है उस तरफ का पोटेंशियल निकालना है, और दोनों को माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, और वही वोल्टेज में वोल्ट मीटर में दिखाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल में जब टी हम 0 रखें, तो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 अपने को पता है कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करके अपन फाइंड करेंगे कि कितना पोटेंशियल होगा कहाँ पर, और वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज दिखाएगा। तो जैसे ही की को बंद किया गया, यहाँ से 5 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पे मान सकता हूँ कि 5 यहाँ का पोटेंशियल मान सकता हूँ 5, और यहाँ का पोटेंशियल मान सकता हूँ 0। अदर वे अराउंड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड है वही हायर पोटेंशियल है, तो मुझे 5 रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मैंने 5 रखा और यहाँ पे भी मैंने 5 रखा, तो ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पार्ट भी 5 हो जाएगा। यहाँ अगर 0 रखें और यहाँ भी अगर 0 रखें, तो ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। वोल्ट मीटर कैसे मेजर करता है, पॉजिटिव साइड जो पोटेंशियल है माइनस नेगेटिव साइड जो पोटेंशियल है। तो 0 माइनस 5 दैट इज -5 वोल्ट। वही काम हमें t इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए भी करना है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में अगर देखो तो कैसा कैपेसिटर बिहेव करता है, एक ओपन सर्किट की तरह। तो दोनों कैपेसिटर को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पर। अपन यहाँ पे अगर दोनों कैपेसिटर को ओपन कर दिए और यहाँ से अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वापस 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे अब 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वोल्ट मीटर, एक आइडियल वोल्ट मीटर कैसा बिहेव करता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट उसमें जा रहा होगा, और अगर इनफाइनाइट ही रेजिस्टेंस मान लूं तो मतलब उसमें करंट जा ही नहीं रहा। तो जब हमारा कैपेसिटर वाला पाथ नहीं बचा, करंट को नहीं मिला, तो करंट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया। अब यहाँ से वो यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो सर्किट ब्रेक हो गया है, पर उसको यहीं पे जाना पड़ेगा। और यहाँ से वो यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि फिर से सर्किट ब्रेक हो गया है। ठीक है। तो वापस उसको यहाँ जाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर वाले पाथ में, और यहाँ से यहाँ पे आकर के ये वापस बैटरी में आएगा। पर ध्यान दो कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से कोई करंट जा पाए जो वोल्ट मीटर के पाथ में ट्रैवल करे।
वोल्ट मीटर का अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो 50 इन्फिनिटी और 25 देखने से ऐसा समझ में आता है कि ये तीनों सीरीज में है कि नहीं। यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, और यहाँ से ये पार्ट, और ये, तो ये तीनों सीरीज में है जब कैपेसिटर ओपन हो गया है। ठीक है। और ऐसे में अगर इस सीरीज में अगर किसी का भी रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो पूरे ही सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा सर्किट में। देयरफॉर देयरफॉर यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है कि नहीं। ठीक है। अब कैसे निकालूं पोटेंशियल वी के अक्रॉस? करना वही है, इस 5 वोल्ट की वजह से पोटेंशियल 5 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 0 यहाँ पर। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस बार जो पॉजिटिव साइड, पोटेंशियल के पॉजिटिव साइड में जो है वो 5 है और नेगेटिव साइड में जो है वो 0 है। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव चेंज इन वोल्टेज निकाले और यही वोल्ट मीटर में रीडिंग दिखा रहा होगा। दैट कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। तो जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो +5 वोल्ट वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाता है, जब t इज इक्वल टू 0 है तो -5 वोल्ट वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाता है। यहाँ पे हमने जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखा वो ये है कि एक आइडियल वोल्ट मीटर को यहाँ पे कंसिडर करना था। यहाँ पे अजम्पशन कैसा करना था कि वोल्ट मीटर कैसा है, आइडियल है, और वोल्ट मीटर आइडियल अज्यूम करते ही आर इनफाइनाइट मान लेंगे और करंट वोल्ट मीटर के पाथ से 0 मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट is option B. Next option B है voltmeter will display 0 volt at any time t is equals to ln 2 seconds. अच्छा, ये भी एनालाइज करते हैं। मानता हूं कि वोल्ट मीटर पे 0 वोल्ट, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला पोटेंशियल और नीचे वाला पोटेंशियल दोनों सेम ही होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ पोटेंशियल है। अगर मान लेते हैं ये 5 है तो ये भी 5 है, और अगर ये 5 माने तो इसको 0 मानना ही पड़ेगा, और ये भी 0 है। तो क्या कहता है कि वोल्ट मीटर के अंदर कोई भी पोटेंशियल मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्टेज दिखाया वो 0 दिखाया। ये कौन सा टाइम है, ये टाइम कौन सा है ना। अगर ये टाइम ln 2 सेकेंड है तो ये बिल्कुल सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, समझते हैं। इस सर्किट को थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ। इस सर्किट को अपन थोड़ा रीड्रॉ कर लिया और अब मार्क भी कर लेते हैं। 40 माइक्रोफैराड, 25 किलो ओम, 50 किलो ओम और 20 माइक्रोफैराड। तो और यहां से यहाँ पे बीच में वोल्ट मीटर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो यहाँ से भी करंट आई ही वापस बैटरी में जाएगा। और यहाँ पे एक डिवीजन है, तो यहाँ से अगर मैं मान लो I1 डिवाइड हो गया, आई करंट किस में डिवाइड हो गया, I1 में डिवाइड हो गया और I2 में डिवाइड हो गया, ऐसा मान लेते हैं। तो ऊपर वाले सर्किट में I1 है, नीचे वाले में I2 है। अब यहाँ पे एक और बार डिवीजन है, पर ध्यान देने वाली बात ये है कि वापस से वोल्ट मीटर क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस सर्किट से जब I1 जाना स्टार्ट हुआ था वही करंट हमारे रेजिस्टर से भी जा रहा होगा। इस सर्किट से जब I2 जब करंट जाना स्टार्ट हुआ था तो वही करंट हमारे कैपेसिटर से भी जा रहा होगा। ठीक है। अगर करंट सेम है रेजिस्टर और कैपेसिटर में, दोनों ऊपर और नीचे, तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टर और कैपेसिटर ऊपर नीचे अपने आप में एक सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। तो 50 किलो ओम 20 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में है, और 40 ओम 40 किलो सॉरी 40 माइक्रोफैराड 25 किलो ओम के साथ सीरीज में है। ठीक है। 40 माइक्रो ओम 25 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में, माइक्रोफैराड 25 किलो ओम के साथ सीरीज में है।
ठीक है, इतनी बातें सही हैं। अगर ऐसा है तो मैं एट एनी टाइम टी दोनों ही सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आरसी सर्किट में अगर आरसी सीरीज में है तो किसी तो क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ करके। और Q1 अगर पहले वाले सर्किट के लिए मानो तो Q नॉट क्या लिखूंगा, अपने को पता है ये दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों ही कितने वोल्ट से कनेक्टेड है, 5 वोल्ट से। तो इस पे मैक्सिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइक्रोफराड, है कि नहीं। और मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ से। और टी तो टी ही रहेगा, टाउ की जगह आर सी लिखूंगा, पर आर और सी का वैल्यू भी पता है, तो आर सी की जगह आर और सी का वैल्यू पुट करेंगे। अब आर और सी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 आ गया। तो Q1 आया 5 इंटू 40 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई 1। तो इसको यहाँ लिख लूँ, अगर मैं Q1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40 इज 200 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस t, राइट। और अगर Q1 ये है तो जो करंट होगा वो इसी को डिफरेंशिएट करके आएगा, तो 200 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ई टू दावर माइनस टी हो जाएगा। सिमिलरली Q2 भी निकाल लेंगे, Q2 में जो मैक्सिमम चार्ज होगा वो Q नॉट होगा, और Q नॉट होगा 5 इंटू 20 होगा 1000 इंटू 10 पावर माइनस 6, 5 इंटू 20 होगा 100 इंटू 10 पावर माइनस 6, 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ अब टाउ अब वापस से आरसी है, पर ये नीचे वाले सर्किट से निकालूंगा। तो यहाँ पे जो आर है और सी है वो 20 और 50 है, तो आर सी कैलकुलेट करेंगे 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू 10 पावर 3। अगेन ये वाला आता है। तो Q2 जो चार्ज आया वो भी क्या आया, 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस e टू पावर माइनस t आया। और अगर करंट इंटू इन I2 निकालूं तो 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ई टू पावर माइनस टी आएगा, है ना। इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिए। चार्ज से करंट निकालने के लिए क्या करना होगा, dQ2 बाई dt करना पड़ेगा। वही करके डिफ्रेंशिएट करके करंट निकाले I2। अब वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अब जानते हैं कि यहाँ पर I1 कितना है, यहाँ पर I2 कितना है एट एनी टाइम t। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि 40 माइक्रोफैराड और 25 किलो ओम में सेम करंट जा रहा होगा, दोनों दोनों सेम करंट जा रहा होगा, तो दोनों सीरीज में। उसी तरह से नीचे जो 50 किलो ओम रेजिस्टेंस है और 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, ये दोनों भी सीरीज में। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा था वो ये है कि वोल्ट मीटर अगर 0 वोल्टेज रीडिंग करता है तो ये टाइम कौन सा टाइम होगा, है ना। कब होगा ये कि वोल्ट मीटर को 0 रीडिंग समझ में आएगा। तो निकालते हैं, अब तो सब बात पता है। तो समझो वोल्ट मीटर कब 0 रीडिंग करेगा। पहले समझने वाली बात यह है कि अगर वोल्ट मीटर 0 रीडिंग करेगा इसका मतलब क्या है कि ये जो 40 माइक्रोफैराड है और जो 50 किलो ओम है ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं। 50 ये मान लेता हूँ V, ये V और ये 5, तो ये 5V और ये भी 5V। तो अगर इनका इनके बीच में पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में, तो मैं KVL लगा सकता हूँ, या फिर सिंपली सेम पोटेंशियल के हिसाब से Q एट दैट टाइम इन बाई C कैपेसिटर के लिए, और DQ एट दैट टाइम बाई DT ये हो गया करंट इंटू R रेजिस्टेंस के लिए, V इज इक्वल टू IR, और ये दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। अब ध्यान दो कि कैपेसिटर कौन सा लिया मैंने, कैपेसिटर मैंने 40 माइक्रोफैराड लिया।
कैपेसिटर जो हमने लिया ये इस पे चार्ज Q1 जा रहा था, तो ये Q1T/C होगा। और जो हमने रेजिस्टेंस लिया इसमें जो चार्ज जा रहा था वो Q2 जा रहा था, तो ये Q2T/dt होगा। यहाँ पे वो यूज आएगा जो अभी तक हमने डिराइव किया था। हमने डिराइव कर लिया है Q1 Q2 और यहाँ पे बस पुट करेंगे। तो dQ2T/dt को मैं लिख सकता हूँ R इंटू I2। I2 100 × 10⁻⁶ इंटू e⁻t है। 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t। R का वैल्यू पता है 50 किलो ओम इंटू 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू Q1T। Q1T क्या है 200 इंटू 10⁻⁶, है ना, इंटू e⁻⁻1 - e⁻t/c। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 40 माइक्रोफैराड, 40 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे टाइम के लिए। इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें टाइम के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 - e⁻t/40 इंटू 10⁻⁶ माइनस 10⁻⁶ काटे, 4 को 20 से काटे 5 और इक्वेट किए 50 इंटू 10⁻³ इंटू 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t। 1 2 0 और 3 0, 5 0 हो गया और ये 6 0 हो गया। यहाँ पे आया 5 - 5 इंटू e⁻t और यहाँ आया 5 इंटू e⁻t। राइट, बिल्कुल सही है अभी तक। नेक्स्ट, दिस गिव्स मी 10 e⁻t और ये आता है e⁻t इज इक्वल्स टू हाफ। दिस इंप्लाइज t इज ln2। बोथ साइड log बैठाएं और t को ln2 प्रूव किए, तो t इज ln2 सेकेंड्स। t इज व्हाट, t इज ln2 सेकेंड्स। तो t जब ln2 होगा तो ही एक ऐसा कंडीशन बनेगा जब इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दोनों सेम हो जाएगा। ये दोनों सेम होते ही यहाँ पर जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा वो 0 आएगा। यही क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन में अगर जो टाइम दिया है वो ln2 है तो बिल्कुल सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। The current in the ammeter becomes 1 by E, the initial value of the after 1 second। ये भी कैलकुलेट करते हैं अपन। यहाँ करंट इन दी एमीटर अगर 1 बाई ई टू दी इनिशियल वैल्यू निकालना है, इसका क्या मतलब है कि अगर 0 सेकंड में जितना वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू मतलब 0 सेकंड में, t इज इक्वल टू 0 सेकंड। इनिशियल में करंट का कुछ आई वैल्यू था और लेट्स सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकंड में लेट्स सपोज i1 था, तो अपने को प्रूव करना है कि i2 जो है इनिशियल का 1 बाई ई हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, दोनों ही टाइम में आई कैलकुलेट करेंगे। एमीटर कौन सा करंट रीड कर रहा होगा, एमीटर यहाँ से अगर आई करंट जा रहा है, यहाँ पे अगर i1 i2 डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो एमीटर वो वाला करंट रीड करेगा, ये जो आई करंट है दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2, है ना। तो i1 हमने अभी अभी निकाला और i2 भी अभी अभी निकाला। i1 और i2 दोनों में टाइम को 0 एक बार पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे करंट आ जाएगा और जब 1 पुट करेंगे और i1 और i2 को ऐड करेंगे तो एमीटर में जो करंट दिखाएगा वो 1 सेकंड में जो करंट दिखाएगा वो आ जाएगा, है कि नहीं। तो करके देखते हैं कितना आता है। i1 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t। i2 क्या लिखा हुआ था, i2 क्या लिखा था, i2 लिखा हुआ था 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t। 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t, है कि नहीं। और अगर मुझे i चाहिए तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये तो i1 यहाँ पे है, i2 यहाँ पे है, ये तो i और बैटरी से जो निकला वो i निकला और एमीटर जो रीड कर रहा है वो ये वाला करंट है। तो 200 इंटू 10⁻⁶
प्लस 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू e⁻t। और अगर आई मुझे 0 वाले सेकेंड पे चाहिए, t इज इक्वल टू 0, है ना, किस सेकेंड पे चाहिए, t इज इक्वल टू 0, तो इस t की जगह 0 पुट करूंगा और 0 पुट करते ही 300 इंटू 10⁻⁶ कूलम आ जाएगा आंसर। पर अगर 1 पुट करेंगे t को तो क्या आएगा, 300 इंटू 10⁻⁶ और e टू द पावर -1। e टू पावर -1 को मैं 1 बाई e भी लिख सकता हूँ। तो जो 0 सेकंड टाइम पे अगर मान लेते हैं i1 था और अगर 1 सेकंड पे मान लेते हैं i2 था टाइम, तो डेफिनेटली i2 i1 बाई e है कि नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, द करंट इन द एमीटर बिकम्स जीरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अभी अभी डिस्कस किए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, है कि नहीं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो देखो क्या होता है। अगर पहले कैपेसिटर को ओपन कर दो, कैपेसिटर को ओपन कर दिए, है ना, कैपेसिटर को ओपन कर दिए, कैपेसिटर को ओपन कर दिए, ये कब हुआ, ये वेरी लॉन्ग टाइम बाद हुआ, t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब जब t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि वोल्ट मीटर क्योंकि इनफाइनाइट वोल्टेज है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए यहां से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा, आई जीरो, है ना। करंट के पास सिर्फ एक ही पाथ है, ये वाला पाथ जहाँ पे वोल्टेज बीच में आ ही जाता है। तो अगर अगर वोल्टेज का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट इस पाथ में जा ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई भी करंट होगा ही नहीं, तो आई जीरो होगा। तो अगर ऑप्शन डी था जीरो, करंट इन द एमीटर बिकम जीरो आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो रीडिंग आएगा ये भी जीरो ही आएगा, बिकॉज देयर इज नो डिफ्लेक्शन व्हेन द करंट टेक्स अ पाथ जहाँ पे वोल्टेज वोल्ट मीटर आधा हो, कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो वोल्ट मीटर फिर वो बोलेगा कि नहीं भाई, यहाँ तो करंट भेज ही नहीं सकता मैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, 2016 में पूछा हुआ है सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है ये, कैपेसिटर कम इलेक्ट्रोस्टैटिक का ज्यादा सवाल है। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, पैराग्राफ 2 2016 का ही सवाल था ये। कंसिडर एन इवैक्यूएटेड सिलेंडर चैम्बर ऑफ हाइट h। अब ये पढ़ने से अच्छा मैं समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। सिलेंडर एक हमें दिया हुआ है जिसका हाइट h है, अंदर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स है, ये स्फेरिकल बॉल्स का रेडियस r है। ये स्फेरिकल बॉल्स नीचे जमीन पे रखे हुए हैं। अब समझो और सेटअप थोड़ा अच्छे से समझते हैं और सेटअप को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। ये जो सिलेंडर का ऊपर नीचे वाला प्लेट है ये दोनों कंडक्टर है, ये जो बॉल्स है ये भी कंडक्टर है, ये भी मेटल के बने हुए हैं। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे बैटरी रखा हुआ है और यहाँ पे करंट नापने के लिए एमीटर रखा हुआ है। और एक और बात जो क्वेश्चन में इस पैराग्राफ में बोला है हमें कि ऊपर वाले प्लेट में -V0 पोटेंशियल है और नीचे वाले प्लेट में +V0 पोटेंशियल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैटरी 2V0 का होगा, है ना। बैटरी 2V0 का होगा तभी यहाँ पे -V0 है और +V0 है, तो चेंज अगर नापो तो 2V0 होना चाहिए। चेंज बिटवीन दीज टू विल बी 2V0, तो 2V0 डेफिनेटली बैटरी हमारा होगा ही। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा समझते हैं कि होने क्या क्या वाला है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्योंकि ये मेटल है तो ये भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लेट। अब ये प्लेट पॉजिटिव हो गया तो इसके ऊपर जो बॉल्स रखे हुए हैं वो स्फेरिकल बॉल्स भी धीरे धीरे ये चार्ज को एक्वायर करेंगे और ये स्फेरिकल बॉल्स, है ना, जो पहले न्यूट्रल थे ये भी अब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये पॉजिटिव होने की वजह से और मेटल का जो नीचे का प्लेट है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अब रिपेल करेंगे। और ऊपर वाला ध्यान दो, याद है कि नहीं, ऊपर वाला पे कितना पोटेंशियल था, -V0 था पोटेंशियल, तो ऊपर वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, तो ऊपर वाला इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है ना, किसको, हमारे स्फेरिकल बॉल को, जिसने पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले प्लेट से अक्वायर किया।
तो नीचे वाले प्लेट से जैसे ही वो चार्ज हो जाता है, वैसे ही नीचे वाला प्लेट उसको ढकेलने लगता है ऊपर की तरफ। ऊपर वाला प्लेट उसको अपने तरफ ही खींचने लगता है और ये बॉल ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, बॉल ऊपर की तरफ मूव करते करते बॉल यहाँ पर पहुंच जाता है। तो बहुत सारे स्फेरिकल बॉल्स अब ऊपर वाले प्लेट पे पहुंच गए। ठीक है, और ऊपर वाले प्लेट पे पहुंच के अब ये नेगेटिव चार्ज हो गए। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गए, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अब क्या होगा कि इसमें और इस प्लेट में वापस रिपल्शन होगा। और क्योंकि नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव था, तो नीचे वाला प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो बॉल्स है, ये वापस नीचे वाले प्लेट में चिपक जाएंगे, यहाँ से यहाँ वापस ट्रैवल करेंगे। और यही ट्रैवलिंग होना, ये ऊपर जाना, ये नीचे आना, यही चार्ज को ऊपर लेके जाना और नीचे लेके आना की तरह बिहेव कर रहा है ना। और इसी इसी यही रीजन है कि करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है कि चार्ज जो कैरियर है वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो यहाँ स्फेरिकल बॉल्स है। जो पहले ऊपर जा रहा है वहां से चार्ज ला रहा है, वो नीचे लेके आ रहा है, फिर वहां से यहाँ से चार्ज हो जा रहा है, फिर ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करंट का यहाँ सर्किट कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कह रहा है। द बॉल्स विल स्टिक टू द टॉप ऑफ द प्लेट एंड रिमेन देयर। ऐसा नहीं है, जब ऊपर जाता है तो ऊपर वाले सरफेस पे अगर जो भी चार्ज है वही बॉल पे भी चार्ज आ जाएगा। जैसे ही बॉल वो चार्ज एक्वायर करेगा, जैसे ही वो बॉल वो चार्ज एक्वायर करेगा, वैसे ही ऊपर वाले प्लेट में और उस बॉल्स में अब रिपल्शन आ जाएगा। और नीचे वाला प्लेट उस बॉल को अट्रैक्ट भी कर रहा था, तो उस वजह से बॉल वापस नीचे भी जाएगा। Ball will bounce back to the bottom plate carrying the same charge they went up with. अगर नीचे पॉजिटिव है और ये स्फेरिकल बॉल्स ऊपर गए, ऊपर जाने का क्या रीजन है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव प्लेट ने रिपेल किया, ऊपर वाले नेगेटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया। तो क्या वो जब नीचे आएंगे तो उसमें पॉजिटिव ही रहेगा? ये बात गलत है। यहाँ पे जब वो ऊपर गए तो अब उनके नीचे आने का क्या रीजन है कि अब वो नेगेटिव हो गए हैं, अब वो ऊपर वाला भी नेगेटिव है, तो उन दोनों में रिपल्शन है। तो जब नीचे आता है तो अब स्फेरिकल वॉल में एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है ना। तो बी भी गलत है, ए भी गलत है। द बॉल्स विल बाउंस बैक टू द बॉटम प्लेट कैरिंग द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। ये बिल्कुल सही है। अगर बॉल हमारा पॉजिटिव चार्ज लेकर के ऊपर गया था, क्योंकि नेगेटिव है ऊपर, तो ऊपर वाले ने अट्रैक्ट किया इस पॉजिटिव बॉल्स को। अब जब ऊपर चला गया तो ये बॉल अब ऊपर वाले प्लेट का चार्ज को अक्वायर कर लिया। तो अब इसमें अपोजिट चार्ज है। अब इस पहले जब ये ऊपर गया था तब इसमें पॉजिटिव था, जब ये ऊपर जाने वाला था। और जब ये यहाँ पे इस कॉन्टैक्ट में आ गया है, ये नेगेटिव प्लेट के कॉन्टैक्ट में आ गया है, तब इसमें अब नेगेटिव चार्ज है। तो द बॉल विल बाउंस बैक टू द बॉटम। अब ये नेगेटिव चार्ज लेकर के वापस नीचे आएगा विद द अपोजिट चार्ज दे वेंट अप विथ। तो पॉजिटिव के साथ ऊपर गया था पर नेगेटिव के साथ नीचे आया। ये स्फेरिकल बॉल्स है ना। तो बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। डी देखते हैं। द बॉल्स विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन टू प्लेट्स। ये ये ऑप्शन थोड़ा गलत है। समझो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे बॉल गया है ना, तो इस पे फोर्स कितना कितना लग रहा होगा, ये निकालते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉल पे क्या निकालना चाहूंगा, ये बॉल अभी चार्ज्ड हो गया है तभी तो थोड़ा ऊपर गया। अब ऊपर जाने का क्या रीजन है, नीचे के प्लेट से रिपल्शन और ऊपर के प्लेट से अट्रैक्शन, दोनों ही रीजन है यहाँ पर। और ऊपर के प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वो है E इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी, और नीचे की वजह से जो है वो E इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी है। ठीक है, दोनों बॉल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। नाउ दिस डी हियर, जो ऊपर वाले प्लेट के अपर प्लेट की वजह से है उसको मैं अपर यू अपर लिख देता हूँ, और जो लोअर वाले प्लेट की वजह से है ई लो लिख देता हूँ, है ना। और इसके वजह से, और ऊपर वाले प्लेट पे अगर माइनस वी नॉट चार्ज था, तो इसके और बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो एच माइनस एक्स है। और लोअर वाले प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस वो वी नॉट बाई एक्स होगा। और अगर फोर्स ड्यू टू अपर कैलकुलेट करें तो वी नॉट इंटू एच माइनस एक्स, और बॉल में जितना चार्ज है मान लेते हैं क्यू, और फोर्स ड्यू टू लोअर प्लेट कैलकुलेट करें तो वी नॉट इंटू एक्स
इंटू क्यू। तो जो एफ नेट हो जाएगा, दोनों ही ऊपर की तरफ है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, है ना। डायरेक्शन हम पोटेंशियल का डायरेक्शन लिख करके या फिर साइन दे करके फायदा नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्शन को ध्यान रख रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दोनों ही इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये रिपल्शन और वो अट्रैक्शन। तो यहाँ पे वी नॉट इंटू क्यू बाई एच माइनस एक्स लिखे, और यहाँ पे वी नॉट बाई एक्स इंटू क्यू लिखे, और सॉल्व किए तो वी नॉट इंटू क्यू बाई एच माइनस एक्स इंटू एच आया। ठीक है, अपने को पता है कि अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होना है तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स, एच तो कांस्टेंट है और एक्स डिनोमिनेटर में है, तो ये एक नॉन लीनियर पर पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, फिर वापस चार्ज हो रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर वापस चार्ज हो रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है। पीरियोडिक मोशन तो है पर सिंपल हार्मोनिक नहीं है, ये अपन अभी अभी प्रूव किए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, फोर्स निकाले, एफ नेट निकाले, देखे कि माइनस के एक्स से प्रोपोर्शनल नहीं है, तो देयरफॉर नॉट एसएचएम। डी ऑप्शन इज रॉन्ग। 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन जो इसी पैराग्राफ से पूछा गया है, द एवरेज करंट इन द स्टेडी स्टेट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट विल बी। अगर अगर एवरेज करंट निकालना हो, ये क्या है, Q बाई टाइम, है ना। तो अब ये किससे प्रोपोर्शनल है, क्या V नॉट बाई हाफ से, V नॉट के स्क्वायर से, या V नॉट से, है ना। तो मैं पूरी तरह से निकालने का मेहनत नहीं करूंगा, मैं बस देखूंगा कि अगर एवरेज करंट Q और Q बाई T है, तो Q V नॉट से कैसा रिलेशन रखता है और T V नॉट से कैसा रिलेशन रखता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q बाई T, और Q हो गया, Q इज हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ V नॉट। Q कितना होगा, Q जो भी चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा 2 इंटू वी नॉट। मान लेते हैं इस बॉल पे अगर चार्ज Q इंड्यूस हो जाता है, और इस बॉल पे अगर चार्ज Q इंड्यूस हो जाता है, और नीचे वाले प्लेट में अगर वी नॉट पोटेंशियल है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। कैसे आ रहा है ये, ऐसे कि वी नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उतना ही डिस्टेंस है प्लेट और इसके बीच में। धीरे धीरे आर बढ़ रहा है यहाँ पे, पर Q यहाँ से क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। ठीक है, अब टाइम का नॉलेज हमें नहीं है, टाइम कैसे निकाले। मैंने क्या बताया था कि करंट का फ्लो यहाँ पे क्यों हो रहा है, करंट का फ्लो यहाँ पे तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आना चाहिए, पर यहाँ पे करंट है। कैसे है, ये बॉल के थ्रू करंट ऊपर नीचे हो रहा है। पहले बॉल पॉजिटिव था, फिर वो ऊपर लेके जा रहा है उस चार्ज को, फिर ऊपर वाले चार्ज को नीचे लेके आ रहा है, फिर नीचे वाले चार्ज को ऊपर लेके जा रहा है, और ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है। तो ये टाइम जो यहाँ पे Q बाई टी है, ये टाइम इस बॉल का ऊपर जाने में जितना टाइम लगा वो टाइम है। तो 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 ऊपर जाने का हाइट कितना है इसका, h। ऊपर जाने का हाइट कितना है, h, और इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं 0, तो v h इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और u 0 माने तो वो वाला ये पार्ट कैंसिल हो गया, यू टी, और बचा हाफ ए टी स्क्वायर। a क्या है, फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स बाई मास। अगर ये बॉल अभी अभी सरफेस पे है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वी नॉट बाई एच इंटू क्यू, और नीचे की वजह से भी वी नॉट बाई एच इंटू क्यू। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटू क्यू हो गया फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू हो गया फोर्स, टोटल फोर्स हो गया 2 वी नॉट क्यू बाई एच। ठीक है, 2 वी नॉट क्यू बाई एच, और एफ बाई एम हो गया 2 वी नॉट क्यू एच बाई एच क्यू बाई एच इंटू एम। ठीक है,
तो यहां से H इक्वल्स टू लिख सकते हैं हाफ इंटू एफ बाई एम, क्या निकाले 2v0 क्यू बाई एच एम, है ना, इंटू टी स्क्वायर। तो टी यहां से आ जाएगा 2 से 2 एच स्क्वायर एम वी नॉट क्यू। अब Q, हाँ, अब ये हो गया Q बाई टी। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट और बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V नॉट इंटू क्यू, है ना, सही बात है। तो बाकी सारे वैल्यूज को मैं कांस्टेंट रखूंगा और V नॉट बाई 1 बाई वी नॉट इंटू क्यू रखेंगे यहाँ। तो I हो जाएगा वी के इंटू वी नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ वी नॉट इंटू क्यू। ठीक, Q V नॉट से प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे K1 लिख देंगे और यहाँ पे Q को V नॉट से रिप्लेस कर देंगे। तो K1 इंटू वी नॉट इंटू वी नॉट इज I। तो करंट का प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए Q का प्रोपोर्शनलिटी V नॉट से निकाले, I का प्रोपोर्शनलिटी V नॉट से निकाले। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट, तो Q की जगह सम K इंटू वी नॉट रिप्लेस कर दी और K को बाहर निकाले, तो K इस कांस्टेंट के साथ मिलकर के K1 हो गया। ऐसा माने हमें कांस्टेंट से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें चाहिए क्या, हमें पोटेंशियल का रिलेशन चाहिए। तो वी नॉट बाई वी नॉट इंटू क्यू, क्यू की जगह वी नॉट पुट किए, वी नॉट स्क्वायर हो गया, वी नॉट स्क्वायर का अंडर रूट वी नॉट हो गया, वी नॉट बाहर, वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर हो गया। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, दैट इज द ऑप्शन डी। क्यू था वी नॉट के प्रोपोर्शनल और टी था 1 बाई वी नॉट के प्रोपोर्शनल, है कि नहीं। और इस हिसाब से आई हो गया वी नॉट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। दिस इज द आंसर। ठीक है, ध्यान रखने वाला बात ये है, वाली बात ये है कि कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि जब ये हाइट निकालते हैं तो यहाँ से हमें टाइम निकालना है। ठीक है, क्योंकि यही रीजन है कि करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। 2017 में एक और बार पूछा गया था आरसी सर्किट से एक और क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर सिंपल आरसी सर्किट, कंसिडर अ सिंपल आरसी सर्किट। और प्रोसेस वन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सर्किट के स्विच एस को क्लोज किया गया, टी इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। और इस पे कितना चार्ज है, इस पे वी नॉट चार्ज है, नहीं नहीं, इस पे वी नॉट पोटेंशियल है, और फुल्ली चार्ज जब तक नहीं हुआ तब तक स्विच को क्लोज करा रखा गया। और चार्जिंग कंटिन्यूस फॉर टाइम टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आरसी। तो टी टाइम कांस्टेंट से बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है कि नहीं। अगर मैं आरसी सर्किट के इक्वेशन को देखूं तो 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, और टाउ ही आरसी होता है। अगर अपन ध्यान दें तो लॉन्ग टाइम या फिर स्टेडी करंट उस स्टेट को बोलते हैं जब टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा जाता है। अगर टी आरसी से बहुत बहुत बड़ा है तो टी एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 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 वो चाहता है कि हम इससे ये बात समझें कि टी इनफाइनाइट रखा हुआ है, इसका मतलब कि फुल्ली चार्ज हो गया है। अगर ऐसा कभी भी बोला हो कि टाइम आरसी से बहुत बड़ा है, इसका मतलब कैपेसिटर कैसा हो गया है, फुल्ली चार्ज। इसका मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, इसका मतलब टाइम ऑलमोस्ट वेरी लॉन्ग है। In the process, some dissipation occurs across the resistance. The amount of energy finally stored in the charge will be EC. तो ये सर्किट है ना, इस सर्किट को यहाँ रीड्रॉ करते हैं और एक मेजर कंसेप्ट समझते हैं कि अगर एक कैपेसिटर है और और बाहर एक बैटरी है, दैट इज वी नॉट, तो उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, ये एनर्जी स्टोर होता है हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी इज गिवन बाय Q इंटू वी। तो Q इंटू वी नॉट लिख दिए, और Q क्या है, C इंटू वी नॉट। तो C वी नॉट स्क्वायर इज दी वर्क डन बाय द बैटरी।
वर्क डन बाय बैटरी सी इंटू वी नॉट स्क्वायर है, पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है वो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है, तो ये बाकी का जो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है ये गया कहाँ, है ना। ये सवाल आता है मन में। मान लेते हैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ इंडक्टर है, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। तो अगर कैपेसिटर सिर्फ हमारा कैपेसिटर को तो सिर्फ हाफ सी वी नॉट ही स्क्वायर का ही टोटल एनर्जी स्टोर करना है, और बैटरी टोटल सी वी नॉट स्क्वायर रिलीज करता है, तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर जो बच गया वो बाकी के रेजिस्टेंसेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज अ डिसिपेशन एनर्जी। जो ये जो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है ये बाकी के रेजिस्टेंस में एज अ डिसिपेशन एनर्जी यूज हो जाता है। अगर अगर एक रेजिस्टेंस है तो इसमें ही मतलब ये वाला पार्ट हाफ सी वी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। प्रोसेस 1 द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ईसी, द हीट डिसिपेटेड इज ईडी, आर रिलेटेड एज ईसी इज इक्वल्स टू ईडी, ईसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ईडी, ईसी इज इक्वल्स टू ईडी इनटू एल इनटू। तो हीट डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज ईडी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है। इसका वी नॉट है, इसका सी है, इसका आर है। तो अगर सी के पास हाफ सी वी स्क्वायर गया और बैटरी जो वर्क किया वो सी वी नॉट स्क्वायर था, तो बाकी का जो जो एनर्जी है वो एक्चुअली में क्या हुआ, डिसिपेट हो गया। तो ईडी इज हाफ सी वी नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू ईसी। बाकी का एनर्जी रेजिस्टेंस ने डिसिपेट कर दिया, बाकी का एनर्जी रेजिस्टेंस ने डिसिपेट कर दिया, ठीक है। तो ईडी इज इक्वल टू ईसी, दैट इज ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है ना। जो एनर्जी रेजिस्टेंस ने डिसिपेट किया वो भी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर है। जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो ईसी है, दैट इज आल्सो इज इक्वल टू हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, है कि नहीं। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, ऑप्शन ए सही है। उसी पैराग्राफ का ये सेकंड क्वेश्चन है। इन द प्रोसेस टू द टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस डी इज। प्रोसेस टू में समझाता हूँ, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। समझो, इसी सर्किट में जहां पे एक रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, ठीक है, और ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कैपेसिटेंस है। तो शुरू में अब वोल्टेज वी नॉट बाई थ्री दिया गया, टोटल वोल्टेज वी नॉट बाई थ्री दिया गया। तो उसके वजह से यहाँ पे कुछ एक चार्ज इंड्यूस हुआ, इस चार्ज इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पे कुछ एक एनर्जी इंड्यूस हुआ, और और कुछ एक एनर्जी स्टोर होने के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद वापस से पोटेंशियल चेंज किया गया, और नेक्स्ट टाइम पोटेंशियल टू वी नॉट बाई थ्री दिया गया, यहाँ से यहाँ है, और फिर से कुछ एक चार्ज, अब क्योंकि पोटेंशियल बढ़ा दिए तो और चार्ज सी में स्टोर होगा और एनर्जी सी में स्टोर होगा, और यहाँ से वापस एक और कंडीशन आए जहाँ पे फिर से पोटेंशियल बढ़ाए और इस बार वी नॉट कर दिए। यहाँ से वापस टू वी नॉट बाई थ्री से वी नॉट अगर किए तो वापस से पोटेंशियल बढ़ाए, तो मतलब वापस से कुछ एक चार्ज और चार्ज सी में स्टोर होगा, वापस से और एनर्जी सी में स्टोर होगा। और इन तीनों प्रोसेस में यहाँ पे भी डिसिपेशन हो रहा होगा कुछ, यहाँ पे भी कुछ डिसिपेशन हो रहा होगा, यहाँ पे भी कुछ डिसिपेशन हो रहा होगा। तो टोटल डिसिपेशन कितना हुआ, यही अपने को पता करना है। तो करते हैं, ट्राई करते हैं कैसा किया जाए। वी नॉट बाई थ्री, प्रोसेस वन, है ना। पहला प्रोसेस में वी नॉट बाई थ्री पोटेंशियल दिया गया था। तो वो पहला प्रोसेस के हिसाब से अगर मैं यू निकालना चाहूँ, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, या फिर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, ये निकालते हैं सबसे पहले। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, दिस विल बी Q इंटू वी। क्यू वी है वी नॉट बाई थ्री, क्यू है सी इंटू वी नॉट बाई थ्री, तो वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। Q इज द टोटल चार्ज इन दी कैपेसिटर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे दिया हुआ है कि वी नॉट बाई थ्री, वी नॉट, टू वी नॉट बाई थ्री और वी नॉट, ये तीन पोटेंशियल में जब जंप किए हम, तो हम एक बात का ध्यान रखें कि कैपेसिटर को हर एक केस में इतना टाइम मिले कि वो फुल्ली चार्ज हो जाए।
तो इसीलिए Q को मैं सी वी नॉट बाई थ्री लिखूंगा और वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू सी करेंगे, दैट इज द एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी इन दी फर्स्ट केस। सेकेंड केस में जब अब पोटेंशियल बढ़ा करके टू वी नॉट बाई थ्री कर दिया गया है और पहले से कुछ चार्ज है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू सी वी नॉट बाई थ्री, है ना। तो एक्स्ट्रा चार्ज ये कितना देना चाहता है बैटरी से, सी वी नॉट बाई थ्री ही देना चाहता है ना। अगर पोटेंशियल टू वी नॉट बाई थ्री है तो क्यू मैक्सिमम जो होगा वो होगा टू सी वी नॉट बाई थ्री। पहले से ही अगर उसके पास वी नॉट बाई थ्री सी वी नॉट बाई थ्री है तो टोटल एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी को देना पड़ेगा वो कितना होगा, सी वी नॉट बाई थ्री। और अगर ये इतना चार्ज बैटरी को देना पड़ा तो बैटरी ने टोटल एनर्जी कितना सप्लाई किया, बैटरी ने टोटल एनर्जी Q इंटू वी सप्लाई किया, जहाँ पे Q सी वी नॉट बाई थ्री है और V टू वी नॉट बाई थ्री है। तो सी वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू टू इज एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी। सही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट वापस से थर्ड प्रोसेस में जब पोटेंशियल को वी नॉट कर दिए तो अब कितना एनर्जी सप्लाई हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। अब जो चार्ज होगा वो सी वी नॉट होगा, मैक्सिमम चार्ज, है ना। मैक्सिमम चार्ज सी वी नॉट होगा। पहले से ही कैपेसिटर के पास टू सी वी नॉट बाई थ्री चार्ज था, टू सी वी नॉट बाई थ्री चार्ज था, क्यू मैक्सिमम, सॉरी क्यू मैक्सिमम टू सी वी नॉट बाई थ्री, है ना। और तो एक्स्ट्रा चार्ज जो देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज जो बैटरी को देना पड़ेगा वो कितना होगा, वो होगा सी वी नॉट माइनस टू सी वी नॉट बाई थ्री, दैट इज सी वी नॉट बाई थ्री, है कि नहीं। और जो एनर्जी सप्लाई होगा बैटरी की वजह से वो कितना होगा, Q इंटू वी, और Q यहाँ पे कितना है सी वी नॉट बाई थ्री, है ना, इंटू वी दैट इज वी नॉट। तो वी नॉट स्क्वायर इंटू सी बाई थ्री इज द एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी। टोटल एनर्जी बैटरी ने कितना सप्लाई किया थ्रू आउट, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं। पहले उसने किया वी नॉट बाई थ्री, पहले उसने किया वी नॉट बाई थ्री इंटू वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू सी, प्लस दूसरे प्रोसेस में उसने किया सी इंटू वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू टू, और तीसरे प्रोसेस में उसने किया वी नॉट स्क्वायर इंटू सी बाई थ्री। इन सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी थ्री अगर अंदर लिख दो ब्रैकेट के तो बाहर एक थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और इस हिसाब से वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर और सी कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री, दिस इज द सिक्स, सिक्स इंटू वी नॉट बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू सी। ये तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाई द बैटरी है कि नहीं। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो चाहिए कि कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, ठीक है। तो पहले कैपेसिटर में कुछ एक चार्ज था जिसकी वजह से उसमें कुछ एक एनर्जी हो गई, बाद में कैपेसिटर में चार्ज बढ़ गया जिसकी वजह से उसमें एनर्जी भी बढ़ गया, लास्ट में इस कैपेसिटर में चार्ज सबसे ज्यादा था और इस टाइम जो एनर्जी था कैपेसिटर में वो है हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, है ना। क्योंकि वो वी नॉट पोटेंशियल के अक्रॉस अगर है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और टोटल बैटरी ने कितना सप्लाई किया, सिक्स वी नॉट बाई सी थ्री का होल स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। तो इन दोनों का ही जो डिफरेंस होगा वही तो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो डिसिपेट हो गया होगा।
बेचारा बैटरी इतना सारा एनर्जी सप्लाई कर दिया, पर कैपेसिटर के पास स्टोर हाफ सी वी नॉट स्क्वायर ही है, तो बाकी का क्या हुआ होगा, बाकी का डिसिपेट हो गया होगा। वी नॉट स्क्वायर इंटू सी कॉमन ले लिए और 6/9 आया, और यहाँ पे हाफ, 3 2 जा 3 3 जा, वी नॉट स्क्वायर सी इंटू 6 और 4 - 3, तो 1/6 वी नॉट स्क्वायर बाई सी, which can also be written as 1/3 इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई सी बाई 2, है ना। ऑप्शन में कुछ ऐसा ही फॉर्म में दिया हुआ है, 1/3 हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमने इसमें ध्यान दिया कि सबसे पहले हम क्या करें कि सारे के सारे वो पार्ट निकाले जहाँ पे एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है, और फिर वहां से कैपेसिटर में जितना बैटरी बदले में स्टोर हुआ वो निकाले, और अल्टीमेटली उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए ताकि जो एनर्जी लेफ्ट ओवर है वो निकल जाए, क्योंकि वही पार्ट है जो डिसिपेट हो गया होगा ड्यू टू दी रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। ठीक है, तो ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज और ये चौथा पेज। 2018 में एक और बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ही नहीं, कैपेसिटर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 C2 C3 have capacitance 1 microfarad each, they are uncharged initially। अच्छा, तो इनिशियली तो वो अनचार्ज्ड है। इस सर्किट पे ध्यान दो सीधा सीधी, अगर यहाँ पे V नॉट पोटेंशियल है और अगर S1 को मैंने क्लोज कर दिया, C3 के साथ ये सर्किट कंप्लीट होता है, और C3 पे अगर 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, तो इस पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो होगा V नॉट इंटू सी, दैट इज V नॉट हमें दिया हुआ है 8 वोल्ट और C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, तो 8 माइक्रो कूलम इज द चार्ज स्टोर्ड इन C3। क्यों? क्योंकि S1 को तब तक क्लोज रखे जब तक फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता, ये बात क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और फिर S1 को ओपन कर दिए और S2 को अब क्लोज कर दिए। अब जो नया सर्किट है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो कुछ ऐसा है, और यहाँ से इस कैपेसिटर पे कुछ एक चार्ज है, दैट इज Q which is equals to 8 माइक्रोकूलम, है ना। एंड दिस इज C1 और दिस इज C2। C1 का क्या खासियत है कि C1 में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। C1 में क्या फिल किया गया है? एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है क्या? नहीं दिया है, वही हमें निकालना है। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन और है, और यही अपने को निकालना है। C2 का अपने को 1 माइक्रोफैराड क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस। ठीक है, अब ध्यान दो कि जब S1 ओपन किए, S2 क्लोज किए, तब हमारे C3 पे कुछ एक चार्ज 8 माइक्रोकूलम था। इसमें से क्या होगा कि कुछ एक चार्ज Q1 निकल करके यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों में Q1 चला जाएगा इंडिविजुअली। ये दोनों तो सीरीज में है, तो अगर यहाँ पे Q1 इस कैपेसिटर पे को Q1 मिला, तो इस कैपेसिटर को भी Q1 ही मिलेगा। और एक बात ध्यान दो कि ये दोनों कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, है ना, दोनों अलग अलग एक दूसरे के साथ सेम पोटेंशियल में, तो पैरेलल में। तो C1 अगर मैं मान लेता हूँ एप्सिलॉन नॉट R एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो C2 हो जाएगा, इसमें अगर एप्सिलॉन R का डाइलेक्ट्रिक डाला गया और पहले इसका कैपेसिटेंस अगर 1 था, तो 1 माइक्रोफैराड था, तो नया कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R इंटू 1 हो जाएगा, और C2 का 1 ही रहेगा। तो इन दोनों से जो इक्विवेलेंट आएगा वो निकाल लेते हैं। अब ये दोनों क्योंकि सीरीज में है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 इंटू, ये होगा 1 इंटू एप्सिलॉन R बाई एप्सिलॉन R प्लस 1, ठीक है, माइक्रोफैराड। नाउ अब यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल 0 और V है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 और V ही होगा आफ्टर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब चार्ज का इधर उधर हो गया,
तो चार्ज अपने आप को इस तरह से बैलेंस कर लिया है सच दैट पोटेंशियल दोनों जगह सेम हो जाए। तो यहाँ पे पोटेंशियल v बाई v v इज, जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, q माइनस क्यू वन बाई। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ है कि C3 पे जब ये चार्जेस कुछ शिफ्ट होकर के इस यहाँ पर चल जाते हैं, ये Q1, तो C3 पे फाइनली पता चलता है कि यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम बचा। अगर C3 पे 5 माइक्रोकूलम बचा तो एग्जैक्टली कितना चार्ज C इन दोनों कैपेसिटर को मिला, एग्जैक्टली 3 कूलम इन दोनों को मिला। पहले C3 के पास 8 था, अब 5 बचा, तो बाकी जो था वो इन दोनों को मिल गया। बाई चार्ज कंजर्वेशन ऐसा ही हुआ होगा, और चार्ज कहाँ जाएगा, है ना। तो 3 माइक्रोकूलम इसको मिल गया, 3 माइक्रोकूलम इसको मिल गया। तो अपने को फाइनल चार्ज दोनों का पता है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल को रिलेट करेंगे। Since potential is same across C1, C2 and C3, we can write that Q by C, that is 3 microcoulomb by C equivalent on the left side, ये C1 C2 की वजह से जो C equivalent आया वो ये है ना। और जो राइट साइड में है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम है, और C3 लिख दिए, ठीक है। और C3 अपने को पता है 1 माइक्रोफैराड है। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इसको कैलकुलेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पेज में गए और कैलकुलेशन को शेष किए। 3 माइक्रोकूलम बाई C इक्विवेलेंट कितना था, एप्सिलॉन R बाई एप्सिलॉन R प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो कट गया, इज इक्वल्स टू, ये माइक्रोफैराड हो, इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम बाई 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो काटा ना। एप्सिलॉन R निकालना है, एप्सिलॉन R इज द ओनली वेरिएबल। 3 into epsilon r plus 3 is equals to 5 into epsilon r, तो epsilon r आ जाएगा 3/2। 3/2 अगर हमारा आंसर आया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आसान सा सवाल था, है ना, आसान सा सवाल था। इसमें कंसेप्ट ये लगाए हम कि पोटेंशियल को सेम कर दिया जाएगा अगर दोनों पैरेलल में दिखे तो, है ना। ये दोनों C3 के साथ पैरेलल में, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट जो हमने लगाया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि such that potential same हो जाए if the capacitor is if the capacitor is if the capacitors are in parallel, ठीक है। और ये किस लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, सही बात है। पोटेंशियल सेम हो जाए अगर कैपेसिटर पैरेलल में है, और ये किस बात को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट सवाल करते हैं, 2019 में पूछा हुआ सवाल, तगड़ा सवाल है, करके देखते हैं कैसे बनेगा। इन द सर्किट शोन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, और keys S1 and S2 are open, the values of C1, C2, C3, C4 दिया हुआ है। तो पता करना है कि क्या क्या होगा। तो ऑप्शंस देखने से पहले थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि सर्किट कैसे काम कर रहा है और सर्किट में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो
सबसे पहले तो हमें S1 को क्लोज करना पड़ेगा। मान लेते हैं S1 को क्लोज करना पड़ा, ठीक है। तो जो नया सर्किट बनेगा वो कैसा दिखेगा? राइट, ऐसा ही कुछ दिखेगा, है ना। और ऐसे में ये P है और ये पॉइंट Q है। ऐसे में अगर मैं टाइम t0 की बात करूं, टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करूं, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करूं, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सारे कैपेसिटर्स कैसे बिहेव करेंगे? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। इसको सबको क्लोज कर दूं, कैपेसिटर को, जो भी सीरीज में है ना। और अगर मुझे जानना है कि इस पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा एट टाइम t0, तो सिर्फ बैटरी और रेजिस्टेंस की वजह से ही जो भी करंट होगा वो होगा। तो एट टाइम t0 द न्यू सर्किट इज दिस, है ना। और यहां से करंट निकाल सकते हैं 5/V/R। सारे सीरीज में है रेजिस्टेंस, तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा। 100 + 70, 5/200, 25 मिली एम्पियर, ठीक है। ये तो हो गया t इज इक्वल टू 0 पे। अगर ऐसा ही मुझे t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकालना हो, ठीक है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकालना हो, मतलब कि जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया है, तो जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो उसमें चार्ज आया कितना? अगर मुझसे ये क्वेश्चन आप पूछ दिया तो कैसे करूंगा? हाँ, Q मैक्सिमम इज हाउ मच? तो एक बात ध्यान दो कि ये C4 है, ये C3 है और ये C1 है, ये 5 वोल्ट है, ये जो है रेजिस्टेंस वो तो है ही। तो ये सारे देखो ध्यान से कि अगर हमने जब S1 क्लोज किया तो ये सारे कैसे हैं? ये सारे सीरीज में। सीरीज में होने की वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें जो चार्ज है वही चार्ज इसमें भी है, वही चार्ज इसमें भी है। तो Q मैक्स तीनों के लिए सेम है। अब Q मैक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। C इक्विवेलेंट विल बी C1, C4 और C3 की वैल्यू चाहिए अपने को। C3 80 है, C4 80 है माइक्रोफैराड और C1 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से जो C इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 10 इंटू 40/40 प्लस 10, C इक्विवेलेंट इज 8। अगर टोटल वोल्टेज 5 वोल्ट है ना, तो टोटल मैक्सिमम करंट जो इसमें आएगा वो कितना आएगा? V/R, Q इज इक्वल टू CV, 8 इंटू 5, 40। टोटल इसमें जो चार्ज आएगा मैक्सिमम वो कितना आएगा? 40, है ना। कुछ गलती हुआ क्या? 50, 400, 80 की वजह से 1/40, 40 और 10 की वजह से 40 इंटू 10/40 प्लस 10, 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400/50, 5 से 0, 8। और 5 वोल्ट अगर वोल्टेज है तो 40 इज द मैक्सिमम चार्ज, 40 इज द मैक्सिमम चार्ज। अच्छा, तो माइक्रो को याद रखेंगे, माइक्रो फराड यहाँ पे, और यहाँ पर माइक्रो कूलम। नेक्स्ट, अगर मुझे पूछे, मान लेते हैं कि मुझसे पूछे हमने अभी तक क्या क्या निकाला? हमने अभी तक Q मैक्सिमम निकाला, हमें अभी तक T इज इक्वल टू 0 पे कितना करंट जाएगा सर्किट में ये भी निकाला। अब एक और बात पूछता हूं मैं, है ना। ऑप्शन पे चलेंगे, वेट करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। तो ऑप्शन पे चलेंगे,
पर इसके पहले अगर पूछता हूँ कि C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, कैसे पता चलेगा? C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इसके लिए अपन चार्ज का यूज करेंगे। कब? जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, जब C1 पूरी तरह से मैक्सिमम चार्ज पे पहुंच गया है, तब उस पर कितना पोटेंशियल है। अगर ये पूछा तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी कर सकता हूँ। क्यू अभी अभी 40 निकाले हम, और C1 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल पूछा तो C1 का कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड दिया है, ये माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैराड, तो एग्जैक्टली कितना आता है? 4 वोल्ट। देखो, अब ऑप्शंस में चलते हैं, ठीक है। तो S1 is kept closed for a long time such that capacitors are fully charged, तो वोल्टेज जो है C1 पे 4 वोल्ट आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। S1 को अब अगर हम बहुत देर तक क्लोज्ड रखते हैं तो इसका क्या मतलब है? दैट दे आर इन अ सेंस सेइंग कि सारे के सारे कैपेसिटर्स अब चार्ज हो चुके हैं। सारे के सारे कैपेसिटर्स अगर फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, सारे के सारे कैपेसिटर में 40 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, और वोल्टेज अक्रॉस C1 निकालने के लिए 40/10 कर दिए तो 4 वोल्ट आया। दैट इज ऑप्शन ए। द S1 इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अच्छा ये तो करना ही है, पर सी देखते हैं। एट टाइम t इक्वल्स 0 द की S1 इज क्लोज, द इंस्टेंटेनियस करंट जब t को क्लोज किया गया तो C इज 25 मिली एम्पियर, अभी अभी निकाले, है कि नहीं? 25 मिली एम्पियर कैसे निकाले? सारे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट मान लिए और रेजिस्टेंस करंट को निकालने के लिए V बाई R कर दिया, R equivalent निकाल कर गया। If key S1 is kept closed for a long time so that capacitors are fully charged, the voltage across the peak difference between P and Q are। अब ध्यान दो, मुझसे जो डी ऑप्शन बोल रहा है वो ये बात बोल रहा है कि अगर मैं बहुत देर तक इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए S1 को स्विच को बंद रखूं, है ना, तो इसमें अब क्या होगा कि सारे के सारे कैपेसिटर्स चार्ज हो गए हैं और सारे के सारे एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं, है कि नहीं? अब रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है क्योंकि अब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो इस P और Q के बीच में कितना पोटेंशियल होगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर P और Q के बीच में मुझे पोटेंशियल चाहिए तो वो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो है यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसी के बराबर होगा। जब C1 फुल्ली चार्ज हो गया है तो उस पर अभी अभी निकाले हम कि कितना पोटेंशियल है, 40/10। तो C1 के अक्रॉस अगर 4 वोल्ट पोटेंशियल है तो P और Q के अबाउट भी 4 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी 4 वोल्ट होना चाहिए, 10 वोल्ट, दैट इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। अभी तक ए सही है और सी सही है, बी को चेक करना है ना। तो बी को चेक करते हैं, बी क्या कह रहा है कि S1 kept is closed for a long time so the capacitors are fully charged, जब fully charge हो गया S1 तो now S2 is closed at this time instantaneous current 30 ohm resistor between points P and Q will be 0.2 ampere। तो क्या किए कि S1 को क्लोज किए, C4 चार्ज हो गया, C3 चार्ज हो गया, C1 चार्ज हो गया, और सब चार्ज हो जाने के बाद अब S2 को भी क्लोज कर दिए। तो S1 को ओपन नहीं किए, अभी भी S1 क्लोज्ड है, अब S2 को भी क्लोज कर दिए, तो अब S1 भी क्लोज्ड है, S2 भी क्लोज्ड है, सारा का सारा सर्किट ज्वाइन हो गया है। तो अब हमसे पूछ रहा है ये जो 30 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस पे करंट कितना जाएगा, ठीक है। तो बात समझो, कॉम्प्लेक्स कर दिया यहाँ पे थोड़ा उन्होंने, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर अपन डरेंगे नहीं, अपन हर एक बेसिक जानते हैं अगर, तो अपन बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ से करंट का, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज कितना है, क्योंकि सारे के सारे जब S2 को जैसे ही क्लोज किया और उसी टाइम एट जैसे ही S2 को क्लोज किया, मतलब जस्ट S2 को क्लोज करते ही उसी टाइम पर अपने को चाहिए कि 30 ओम पे कितना करंट है। तो C2 तो अभी नया नया आया है कि गेम में, तो C2 जब ऐसे ही जब जब t इज इक्वल टू 0 पे अगर क्लोज किए तो 30 ओम पे करंट चाहिए, और जब t इक्वल टू 0 पे क्लोज किए तो C2 एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो C2 की चिंता अपने को नहीं करनी है। बाकी जो S1 से पहले जो S1 से कनेक्टेड थे, पहले जो चार्ज लेकर के आए, उसमें C1 में कितना चार्ज है 40 माइक्रोकूलम, C4 पे कितना है 40 माइक्रोकूलम, C3 पे कितना है 40 माइक्रोकूलम, और इन सब के अक्रॉस कुछ एक पोटेंशियल भी है ना। और
इस सर्किट को क्लोज करने के बाद मुझे ये सारी बात कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ दी नेक्स्ट थिंग इज कि कि करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा होगा। 10 वोल्ट से पहले करंट निकाल देता हूँ। यहाँ से अगर करंट मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ और तो दिखता है मुझे दो डिवीजन, है ना। तो यहाँ से मान लेते हैं I1 जा रहा होगा, यहाँ से मान लेते हैं I2 जा रहा होगा। ये I1 यहाँ भी जाएगा, ये I1 यहाँ भी जाएगा, ये I1 वापस आएगा, ठीक है। उसी तरह से ये I2 यहाँ भी जाएगा, ये I2 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी I2 जाएगा और यहाँ भी I2 जाएगा, ठीक है। और I1 I2 वापस यहाँ पर I होकर के आएंगे। तो एक बात तो समझ में आ गया कि I को मैंने दो बार में डिवाइड किया, I1 प्लस I2 कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पर, ठीक है। पॉइंट P पर मैंने I को I1 I2 में डिवाइड किया। और अब ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। और इस कैपेसिटर को भी हटा देता हूँ क्योंकि कैपेसिटर का कोई काम नहीं है। जस्ट S2 को अगर बंद किए तो कैपेसिटर का कोई काम नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ से I1 है, यहाँ से सॉरी I है, यहाँ से I1 है और यहाँ से I2 है, ठीक है। तो KVL दो बार लगाना पड़ेगा, KVL 1 और KVL 2, एक बार इस लूप में और एक बार इस लूप में। तो ये थोड़ा लंबा है प्रोसीजर है, तो ये मैंने करके रखा है यहाँ पे। KVL 1 लगाए और सर्किट पे ध्यान दो, सर्किट को देख देख के समझेंगे कि KVL का डायरेक्शन कैसे कैसे लिया गया है, ठीक है। KVL का डायरेक्शन बिल्कुल धीरे धीरे इत्मीनान से समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे लिया गया है, दिख रहा है। तो S2 भी क्लोज है, S1 भी क्लोज है, C1 को फिर से हटाना पड़ेगा और ये सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से I भेजेंगे, यहाँ से I1 भेजेंगे, यहाँ से I2 भेजेंगे और ये ऐसे और सर्किट का डायरेक्शन इस तरह से लिए, है ना। तो KVL जो 1 है वो इस वाले लूप में है। तो 10 से स्टार्ट किए, 10 से स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ गए। अब KVL लगाने का तरीका अपने को पता है, फिर भी मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पे। देखो KVL जो मेरा याद करवाने का तरीका है वो ये है कि VB माइनस V करो हमेशा। अगर तुमको लगता है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करो, अगर तुमको लगता है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करो। एज सिंपल एज दैट। कैसे समझ में आएगा कब पॉजिटिव है, कैसे समझ में आएगा कब नेगेटिव है। मानते हैं कि ये यहाँ से मैं चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो डेफिनेटली 10 वोल्ट के इस साइड ज्यादा पोटेंशियल है इस साइड से, है ना। ये बड़ा वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। 10 वोल्ट को मैंने पॉजिटिव लिखा। VB माइनस VA मतलब आगे वाला टेम्परेचर माइनस पीछे वाला, आगे वाला पोटेंशियल माइनस पीछे वाला पोटेंशियल, है ना। और अगर VB माइनस VA लगता है तुमको कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो। तो आगे वाला पोटेंशियल 10 वोल्ट का ज्यादा है पीछे वाले से, तो VB माइनस VA डेफिनेटली पॉजिटिव है, 10 वोल्ट को मैंने पॉजिटिव लिखा। अब पोटेंशियल कैसे काम करता है, करंट कैसे काम करता है कि हायर पोटेंशियल से करंट कैसे जाता है लोअर पोटेंशियल में जाता है, और यही यहाँ पे भी हो रहा होगा। तो अब इस सर्किट अब अब अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है क्या होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखेंगे 30 ओम के अक्रॉस, 30 ओम के अक्रॉस मान लिए है आई है, तो इस पे जो V है दैट इज द पोटेंशियल दैट इज 30 इंटू आई। अब इसका साइन मुझे जज करना है, तो ये आगे वाला मान लेता हूँ VB और पीछे वाला मान लेता हूँ VA, ठीक है। पीछे वाला मान लेता हूँ VA। तो अब क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है तो VA डेफिनेटली एक हायर पोटेंशियल है, VB डेफिनेटली एक लोअर पोटेंशियल है, तभी करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो VB माइनस VA करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा क्योंकि VB एक लोअर पोटेंशियल है, VA एक हायर पोटेंशियल है, तो इसलिए नेगेटिव लिखे। इसी तरह से अब मेरा ध्यान आएगा सीधा कैपेसिटर पर। C1 कौन से कैपेसिटर पर, C1। तो C1 पर भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, नेगेटिव ही लिया मैंने। और 70 पर भी
इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो वापस वीबी माइनस वीए करेंगे और माइनस I170 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से करने से कोई सही करने से नहीं रोक सकता कि इधर इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, उधर नेगेटिव ले लेते हैं, ये सब अपने को तरीका नहीं अपनाना है। अपने को सीधा देखना है कि अगर आगे वाला पॉजिटिव है और आगे वाला पोटेंशियल ज्यादा है, पीछे वाला नेगेटिव है, पीछे वाला पोटेंशियल कम है, तो पॉजिटिव लिया जाए। और अगर आगे वाला पोटेंशियल कम है और पीछे वाला पोटेंशियल ज्यादा है, तो नेगेटिव लिया जाए। KVL 2 करेंगे, दैट इज इन दिस सर्किट। तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दिए। KVL का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और आई आई यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर भी है और I2 यहाँ पर भी है। तो ध्यान से देखो, वापस से 10 वोल्ट से स्टार्ट किए, है ना, यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पे आएंगे, तभी तो KVL काम करेगा एक लूप में। तो यहाँ से 10 वोल्ट पे स्टार्ट किए, ये ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल है, ये ऑब्वियसली लोअर पोटेंशियल है, तो V आगे वाला जो है वो अगर हाई है पीछे वाले से, तो VB माइनस VA करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। फिर कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर तो काम का नहीं है हमारे, ये ये कैपेसिटर काम का नहीं है। अब यहाँ से जब C4 पे गए, तो C4 देखो कि पहले से उसमें कुछ एक चार्ज था। पहले से जो चार्ज था, इस प्लेट पे पॉजिटिव था, इस प्लेट पे नेगेटिव था, है कि नहीं। तो अब इसमें तो हम -40/80 ही लिखेंगे, पर क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो माइनस एक और बार ऐड करने से ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। पहले C4 पे चार्ज क्यों आया था, क्योंकि S1 जब कनेक्ट किए थे तो इस बैटरी ने अपना पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इसके अपर प्लेट में इंड्यूस किया। उसी तरह से इस बैटरी ने C3 पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया इसके अपर प्लेट पे, क्योंकि नेगेटिव साइड इधर इसके अपर साइड से कनेक्टेड है। उसी तरह इसने C1 के साथ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया इसके अपर प्लेट पे। ठीक है, तो अगर यहां से करंट यहां जा रहा है, तो तो ये चाहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। अगर करंट अगर ये 10 वोल्ट से मैं करंट भेज रहा हूं, तो ये क्या चाहता है कि ये वाला पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा कंडीशन होता, माई ये ओरिजिनल, उसका उल्टा कंडीशन है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पहले से इसमें -Q समथिंग चार्ज है। तो Q बाई सी, नेगेटिव Q बाई सी तो लिखेंगे, पर Q को नेगेटिव -Q लिखना पड़ेगा, Q को -Q से रिप्लेस करना पड़ेगा। देयरफॉर +40/80, -5 लिखा मैंने, यहाँ पे पोलैरिटी उल्टा है, 10 का पोलैरिटी जैसा है उसका उल्टा पोलैरिटी है 5 का, तो 10 का अगर पॉजिटिव लिए तो 5 का नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। और वापस अपने अगर कंसेप्ट से समझें, जहाँ पे अगर आगे वाले को लोअर पोटेंशियल, आगे वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि आगे वाला नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, और पीछे वाला हायर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर मैं VB माइनस VA करूं, तो नेगेटिव ही आएगा। वापस से I2R किया मैंने, -I2R। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल 40/80। इसके लिए भी यहाँ पे देखो कि ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पर करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, करंट यहाँ जा रहा है कि नहीं, करंट यहाँ जा रहा है, I2। तो इस C पर जो करंट चाहता था यहाँ पे पॉजिटिव लाना, पर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो -Q/C में जो Q है वो नेगेटिव है, तो +40/80। 40 इस पे कितना है, 40 इसका Q मैक्स है, और 80 क्या है, 80 इस पे, 80 इसका कैपेसिटेंस है, तो 40/80 क्या हो गया, इसका वोल्टेज हो गया। -I2 × 100 इज इक्वल टू 0। ठीक, I2 × 100 इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस जो हमें फॉर्म करना है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई है,
तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहां पे हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो I1 प्लस I2 ये थर्ड इक्वेशन मिल गया है ना। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ये थर्ड इक्वेशन मिल गया और I ही चाहिए क्योंकि 30 ओम पे जो करंट है वो I ही है। तो I1 is equals to 6 minus 30I by 70, I2 is 6 minus 30I by 130। I में I1 plus I2 की जगह ये दोनों वैल्यूज पुट किए जो हमने दोनों इक्वेशन से निकाला। I आया 120 by 151 जो कि लगभग 0.79 या 0.08 एम्पियर के बराबर है। ऑप्शन में 0.02 एम्पियर था, बिल्कुल गलत है वो ऑप्शन। मेथड 2 भी है हमारे पास, मेथड 2 भी देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे इसी सम को मेथड 2 से, इसी वाले थर्ड ऑप्शन को मेथड 2 से कैसे करेंगे। पहले तो ये बी गलत है क्योंकि यहाँ पे 0.2 नहीं होना चाहिए, 0.08 होना चाहिए। तो हमें पहले S1 को क्लोज करने बोला, हमें पहले बोला कि सारे कैपेसिटर को चार्ज कर लो। इसके बाद हमें बोला कि S2 को भी क्लोज करो, पर जब S2 को जस्ट क्लोज किए उस टाइम पर 30 ओम में कितना करंट है वो निकालो। वो निकालने के लिए हमने C2 को ऐसा माना कि C2 अभी शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जैसे ही S2 क्लोज हुआ। फिर हमने KVL दोनों ही साइड में लगा दिया। KVL लगाने के लिए हमने ध्यान दिया कि हायर पोटेंशियल पे से लोअर पोटेंशियल जा रहे वक्त, जाते रहते वक्त करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कब नेगेटिव लें, कब पॉजिटिव लें, कब पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ये बैटरी की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग किस किस पार्ट को पॉजिटिव ले, किस बैटरी को नेगेटिव ले, और किस कैपेसिटेंस को पॉजिटिव ले, और कहाँ पे अगर पहले से चार्ज है और अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो कहाँ पे उसको नेगेटिव से पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, है ना। हमने ये जज किया। और अगर थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो एक और बार ये चीज समझ लेते हैं कैपेसिटेंस वाला, है ना। एक नॉर्मल कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का जो सर्किट होता है वहां पे अगर केवीएल लगाया जाए तो उससे बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्यू यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ चार्ज, ठीक है, ये मान लेता हूँ V, ये मान लेता हूँ C, ये मान लेता हूँ R। तो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं तो करंट ऐसा कुछ बनाते हैं, और यहाँ पे अगर KVL लिखते हैं तो लिखते हैं V माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर, लिखते हैं कि इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल था यहाँ से अगर कुछ एक करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हाई पोटेंशियल ये वाला पार्ट है और लो पोटेंशियल उसके आगे वाला पार्ट है। ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये हाई है, और ये लो है, तो इसलिए नेगेटिव आया। पर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन बने जहां पे इस कैपेसिटेंस के पास पहले से कुछ एक चार्ज है ना, और इसके इस प्लेट पे नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये हाई है और ये लो है, जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है वो वाला पार्ट अब हाई है और ये लो है, तो अगर ये VB मानू, ये VA मानू, ठीक है, तो अब जो KVL का इक्वेशन लिखूंगा वो V प्लस क्यू सी होगा माइनस आई आर होगा इज इक्वल टू 0। ये बात ये बात यहाँ पे ये बात यहाँ पे जो हमने सीखा ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्लेट पे, कि अगर पॉजिटिव प्लेट के के पास अगर देखा जाए तो वो हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट के पास अगर देखा जाए तो लोअर पोटेंशियल है। अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे जब, तो ये पॉजिटिव क्यू बाई सी लेना होगा। अगर इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पे प्लस आ रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट लोअर पोटेंशियल है, ये पार्ट हायर पोटेंशियल है। वी बी माइनस वी ए करेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव क्यू बाई सी आएगा, ठीक है।